गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। तो होपफुली आप बेहतर होंगे, मुझे देख पा रहे होंगे, क्लास कनेक्ट हो गई होगी और हम आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है एक्शन रिसर्च, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान, है ना। आ जाओ एक बार। विकास जी, एक दिन में 2 क्लास की जरूरत नहीं है, अगर पड़ेगी तो बिल्कुल कर देंगे, है ना। परेशान मत होइए आप बिल्कुल भी, ठीक। अभी जरूरत नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, और वैसे भी 3 क्लास बचती हैं आपकी इस बैच में और थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ा देंगे बेशक क्लास की, 1.5 घंटा कर देंगे। साइकोमोटर पेंडिंग है, साइकोमोटर को हम कराएंगे किसी भी दिन, जब भी लास्ट वाला कोई सेशन बचा होगा, थोड़ा सा बाद में टाइम बचेगा तो साइकोमोटर को कर लेंगे, क्योंकि साइकोमोटर जरा सा टॉपिक है, उसको फिर आने वाले 1-2 दिन में 3-4 ही क्लास बची हुई है तो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कोग्निटिव डोमेन आई नो पूरा नहीं हुआ है। ये बताओ, ऑडियो वीडियो सब ठीक है, बेहतर है पहले से या नहीं? और थोड़ी लाउड कर सकते हैं अब तो हम आवाज़, मुझे लग रहा है कि नहीं, इतने भी रहने देते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हम पढ़ेंगे क्या? एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान पढ़ेंगे आज हम। और ये देखिए जादू है, पीछे कुछ नहीं दिख पा रहा होगा आपको। देख, प्याजे की शीट डलवा देंगे, टेंशन मत लो आप लोग। ये बैच अपने आप में कंप्लीट है। अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, एक्शन रिसर्च की। एक्शन रिसर्च, रिसर्च मतलब अनुसंधान, जिसमें कुछ इंक्वायरी होगी, उसी को रिसर्च कहेंगे ना। वॉल्यूम बढ़ाएं, सीरियसली, डू यू थिंक सो? टीवी दिख रहा है? हाँ, वो तो दिखेगा जब तक उसमें व्हाइट अगर कलर है तब तक दिखेगा वो, अगर उसमें कलर ब्लैक हो जाएगा तो नहीं दिखेगा। तो आप लोगों के कमेंट अगर ना देखे जाएं तो टीवी नहीं दिखेगा। ये रात क्यों हो गई आपके स्टूडियो में? सही है, देखो एक बार। हाँ, ऑडियो एकदम क्लियर होगी मेरे ख्याल में, फाइल बनती है इसकी बीएड में एग्जैक्टली। चले, एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है बात, ऑल क्लियर? हाँ श्रेया, तो अगर हम बात करें एक्शन रिसर्च की या क्रियात्मक संधान की, अनुसंधान की, तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। किसकी? इमीडिएट सॉल्यूशन की, कि जल्दी से जल्दी कोई भी एक जो भी प्रॉब्लम है, लोकल लेवल प्रॉब्लम्स इसके द्वारा सॉल्व की जाती है। लोकल लेवल मतलब जो स्कूल की सराउंडिंग में जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। बात ठीक है नहीं है? ठीक, ठीक है बात, सभी को क्लियर है इतनी बात तो? हाँ अनुराधा जी, अच्छा मुक्ता, तो इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अगर हम बात करें जी, इमीडिएट सॉल्यूशन देती है ये, मतलब कम टाइम में, क्या है, फास्ट होगी। जो भी एक समस्या है, मान लीजिए स्कूल में पानी की समस्या है, कोई क्लास ज्यादा शोर मचाती है, किसी क्लास में बच्चे ज्यादा फेल हो रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में ज्यादा अटक रहे हैं, कोई और इस तरह की समस्या है, तो ये तुरंत से सॉल्यूशन की तरफ लेकर के जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? एक्शन रिसर्च की अगर हम बात करें तो इस पर बात की थी कर्ट लेविन ने ये वर्ड दिया था और बाद में इसको कई अलग अलग लोगों ने एजुकेशन में यूज किया। ठीक, तो कर्ट लेविन ने इसकी बात की थी। और रिसर्च क्या होता है? एक तरह की इंक्वायरी है कि हम जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्या है, कैसे उसको सॉल्व करें। ये सारी चीजें रिसर्च के अंदर आती हैं। जो जनरल रिसर्च होती है उससे थोड़ी सी अलग होती है और उसमें बेसिकली पूरे बहुत सारे स्पेशलिस्ट शामिल होंगे और बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा, थोड़ी सी रिजल्ट भी होती है। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, यहाँ इमीडिएट सॉल्यूशन जल्दी मिलता है और चीजें लोकल प्रॉब्लम को देखते हुए सॉल्व की जाती हैं। ठीक है बात, क्लियर है बात? हाँ, अब देखो समझते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान की, तो हम कह सकते हैं कर्ट लेविन कॉइंड द टर्म एक्शन रिसर्च। कर्ट लेविन को हमने फील्ड थ्योरी में पढ़ा है और इनका क्षेत्र सिद्धांत बोल देते हैं उसको, लाइफ स्पैन से भी जोड़ देते हैं। कर्ट लेविन क्या थे? एक, वैसे तो सोशियोलॉजी में भी इन्होंने काम किया है, बट ये एक, इनको कहेंगे कि ये गेस्टाल्टवादी थे। ठीक है, नहीं गैने कंस्ट्रक्टिविस्ट कब से हो गए, वो बिहेवियरिस्ट थे और कॉग्निटिविज्म की तरफ जा रहे थे। ठीक, अगर हम बात करें तो इन्होंने इस टर्म को कॉइन करने वाले ही पहले व्यक्ति हैं। शिक्षा में बहुत सारे अलग अलग लोगों ने इसको यूज किया है। तो एक्शन रिसर्च जो वर्ड है दिया किसने? कर्ट लेविन ने। पहले ये ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता था, बाद में आया ये कहाँ पर? एजुकेशन में। सौरभ गुप्ता करियर से बात कीजिए इस बारे में, है ना। जिसको भी गिफ्ट देने का शौक लगा है वो सब करियर को कॉल करके परेशान करो। देखो क्या, ये तो मजाक की बात हुई। अगर हम बात करें तो रिसर्च कंडक्टेड स्पेसिफिकली विद इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच द प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग, या मेल कर दो मेरे को, रिसर्च कंडक्टेड स्पेसिफिकली विद इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच द प्रॉब्लम एग्जिस्टेड वाज द की टू अराइविंग टू अ सॉल्यूशन, एट अ सॉल्यूशन। मतलब जो रिसर्च स्पेसिफिकली कंडक्ट हुई है उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। मतलब सारे स्कूल्स में सेम प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, हो सकता है एक कश्मीर का स्कूल हो, वहां पानी की समस्या हो सकता है कोई और दूसरा स्कूल हो, वहां किसी और चीज की समस्या हो। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया में या सारे स्कूल्स में सेम ही प्रॉब्लम होगी। रिसर्च सबके लिए एक जैसी बात कह देती है, लेकिन एक्शन रिसर्च स्पेसिफिकली जिस कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है वहां उसको सॉल्व करने की बात करती है। नहीं, गिफ्ट मेल नहीं होगा, आप अपनी बात मेल करेंगे, फिर मैं आपको कोई सॉल्यूशन बताऊंगी, है ना। ये टीचर्स डे के लिए, क्योंकि मैं काफी देख रही हूँ आप लोगों में उत्साह। रिसर्च कंडक्टेड स्पेसिफिकली, तो ये मान लीजिए ये है एक लोकल एरिया है, ये स्कूल है जहाँ पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अब स्पेसिफिकली यहाँ एग्जिस्ट करती है तो यहाँ के लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता होगा, बजाय कि कोई अमेरिका में बैठ के किसी ने रिसर्च कर दी उसकी बात अगर हम करें। तो स्पेसिफिकली यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कहाँ पर होनी चाहिए, इसी कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। भाई अगर किसी गाँव में कोई समस्या तो वहाँ के लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे ना उसको, बजाय कि कोई वो व्यक्ति जो कभी गाँव में गया ही नहीं। समझ पा रहे हो ना बात को? तो ये लोकल लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है।
कि स्पेसिफिकली जिस एरिया में प्रॉब्लम है उसी कॉन्टेक्स्ट में आप सॉल्व करेंगे। गेस्टाल्टवादी कट 11th है। ठीक है सुमन, बहुत बढ़िया, इतनी बात क्लियर है। तो जिस स्पेसिफिक एरिया में, जिस स्पेसिफिक जगह पर प्रॉब्लम होती है उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज किया जाता है। स्टीफन एम कोरे हैं जिन्होंने एक्शन रिसर्च को एजुकेशन में यूज किया, और ये काफी फेमस हैं, एक्शन रिसर्च से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है जी। हाँ नहीं, मैं बीमार बिल्कुल नहीं हूँ, कोई कह रहा बीमार हूँ, कई कमेंट आ गए। बीमार नहीं हूँ मैं, यहाँ थोड़ा सा वो केमिकल की स्मेल है तो मुझे कोल्ड हो गया इस चक्कर में, रात से पूरे कल से स्मेल है। स्टीफन एम कोरे की अगर हम बात करें तो स्टीफन एम कोरे कह रहे हैं, इनकी डेफिनेशन है एक्शन रिसर्च को डिफाइन कर रहे हैं ये, द प्रोसेस बाय विच प्रैक्टिशनर्स अटेम्प्ट टू स्टडी देयर प्रॉब्लम्स साइंटिफिकली। यानी ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो इस समस्या का समाधान करने वाले लोग हैं, जो यहाँ रिसर्चर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कोशिश करते हैं अटेम्प्ट टू स्टडी देयर प्रॉब्लम्स साइंटिफिकली इन ऑर्डर टू गाइड करेक्ट। ये वर्ड्स याद रखिएगा, किस लिए? गाइड करने के लिए, जहां गलती है वहां करेक्ट करने के लिए, और बाद में मूल्यांकन यानी इवैल्यूएट करने के लिए देयर डिसीजंस, कि जो उन्होंने डिसीजन लिया, जो एक्शंस उन्होंने लिए उस एक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, वो कितने कारगर साबित हो पाए। ठीक है दीक्षा, मेल कर दो जितने लोगों का गिफ्ट का इशू है। इतनी बात क्लियर है सभी को? गिफ्ट मेल मत करना, अपनी बात मेल कर देना, तो मैं कॉन्टेक्ट करा लूंगी टीम को बोल के। ठीक है बात। देखो एक बार, himanshi.edu10, ये आखिरी बार है बैच में जब मैं अपनी ईमेल आईडी डिस्कस कर रही हूँ। edu10 एजुकेशन वाला edu10 बर्थडे मेरा। ठीक, देखिए अगर पर्सनालिटी कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो पुराने वीडियोस देख लीजिए, रिकॉर्डेड हैं, है ना, मिस कर देते हैं कई लोग बीच बीच में क्लासेस। क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता, जो उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करने वाला व्यक्ति है, वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन करता है। पहले वो साइंटिफिकली जो भी उसने तरीके सीखे उनको यूज करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, मच्छर कहाँ से आ गए, उसके बाद अगर हम बात करें तो अपने निर्णय, जो भी उसने डिसीजन लिया, अपनी क्रियाओं के निर्देशन और सुधार और मूल्यांकन करते हैं बाद में, जहां भी उसमें चेंज की जरूरत होती है। इतनी बात क्लियर है या कोई समस्या है इस बात को समझने में? क्लियर है? ठीक है, हाँ जा सकते हैं वहां। क्लियर? ठीक है, चल। तो ये स्टीफन एम कोरे की डेफिनेशन है जिसमें 3 वर्ड इंपॉर्टेंट हैं कि वो गाइड कर पाए, अपने आप को करेक्ट कर पाए और इवैल्यूएट कर पाए, जो भी अनुसंधान करता है अपनी समस्या के प्रति, ये जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्शन रिसर्च की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एक जनरल डेफिनेशन है, वो थी स्टीफन एम कोरे की डेफिनेशन, जिन्होंने एजुकेशन में इसको पहली बार यूज किया। ठीक, एक्शन रिसर्च की अगर जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं, हाँ हम कह सकते हैं कि एक्शन रिसर्च इज रिसर्च यूज्ड बाय टीचर्स, जो शिक्षकों के द्वारा इस्तेमाल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली रिसर्च रिसर्चर्स करते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स करते हैं, बट एक्शन रिसर्च एक तरह की रिसर्च है। अच्छा सौरभ गुप्ता, एक तरह की रिसर्च है एक्शन रिसर्च, जिसको टीचर्स करेंगे, स्कूल मैनेजमेंट के लोग करेंगे जो वहां अवेलेबल हैं, है ना, टीचर्स, सुपरवाइजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो वहां स्कूल में मौजूद है, प्रेजेंट है, जिनको पता है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, तभी तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है बात। टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शंस, तो एक्शन रिसर्च इज रिसर्च यूज्ड बाय टीचर्स, सुपरवाइजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शंस। अपने एक्शंस की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जो टीचर्स, सुपरवाइजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स रिसर्च करते हैं उसको एक्शन रिसर्च कहेंगे। इतनी बात हम सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत इस बात को समझने में? अपने निर्णय व कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों व प्रशासकों द्वारा प्रयुक्त शोध क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। क्लियर है बात? हाँ 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 हुआ, बिल्कुल सही बात। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2-3 बातें, कि जब बात एक्शन रिसर्च की होती है, क्रियात्मक अनुसंधान की होती है, तो ये याद रखना जरूरी है, बहुत बढ़िया सुन, ये याद रखना जरूरी है कि ये एड्रेस करती है, ये फोकस करती है लोकल लेवल प्रॉब्लम्स ऑफ प्रैक्टिस। जो भी प्रैक्टिस का मतलब क्या है, स्कूल के संचालन में जो भी समस्याएं आ रही हैं लोकल लेवल पे, है ना, स्कूल की जो डेली एक्टिविटीज हैं उनमें जहां भी कोई समस्या आ रही है उसका लोकल लेवल सॉल्यूशन। लोकल लेवल प्रॉब्लम मतलब एट प्रेजेंट जो उस स्कूल में या जहां पे भी रिसर्च की जा रही है, स्कूल के ही बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वहां जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने बताया पानी की प्रॉब्लम, डिसिप्लिन की प्रॉब्लम, बच्चे किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं उसकी प्रॉब्लम, इस तरह की जो भी समस्याएं हैं उनको डील करने की बात यहां की जाएगी। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है या कोई समस्या आ रही है इस बात को समझने में? बताओ एक बार मुझे, बता दीजिए। हम्म हम्म देखिएगा एक बार, होपफुली अभी चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। हम्म। देखिए एक बार, अगर हम बात करें पीआईटी का पेपर तो अभी खींचेगा, क्योंकि अभी उसमें बीएड वालों को भी अलाउ करेंगे, फिर उसके बाद पेपर लेंगे। ठीक, ज्यादा ब्राइट हो गया क्या? अच्छा ठीक है। देखिए अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट जो भी लोकल लेवल प्रॉब्लम्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उन पे फोकस यहां किया जाएगा। ठीक है,
अगर हम बात करें फाइंडिंग इमीडिएट आंसर्स, बहुत ही कम समय में यहाँ सॉल्यूशन प्रकट हो जाता है कि आपने देखा किसी क्लास में कोई बच्चा लेट आता था, आपने पता किया क्या रीजन है, उसको देखा समझा जाना और फिर उसके बाद सॉल्यूशन निकाल दिया। कोई एक क्लास थी जहां बच्चे बहुत ज्यादा फेल हो रहे थे, आपने पाया टीचर से डरते थे, बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, इंटरेस्ट नहीं बन रहा था, कुछ भी था, तुरंत सॉल्यूशन निकाल दिया। तो एक तो लोकल लेवल प्रॉब्लम, दूसरी बात इमीडिएट आंसर्स टू क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस टू दोस प्रॉब्लम्स जो भी लोकल लेवल प्रॉब्लम्स है उनका इमीडिएट आंसर यहां अवेलेबल होगा। प्रैक्टिस बैच जल्दी आ जाएगा, कुछ स्पेशल है उसमें, 10 तक आ जाएगा। रिफ्लेक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द AR प्रोसेस, यानी रिफ्लेक्ट करना, उस चीज पे प्रकाश डालना कि जो भी सॉल्यूशन हमने निकाला वो किस हद तक अच्छा रहा, उसमें कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कैसे हमने निकाला, ये AR का यानी एक्शन रिसर्च प्रोसेस का हिस्सा है। इतनी बात क्लियर है हम सभी को? कोई दिक्कत नहीं है ये बात समझने में? है कोई दिक्कत? क्लियर है। अब हमने 2-3 चीजें यहां सीखी। 2-3 चीजें क्या है? सिर्फ 3 बातें हैं। एक तो लोकल लेवल प्रॉब्लम, एक क्या है? लोकल लेवल प्रॉब्लम। एक्शन रिसर्च में फोकस हमारा कहां रहेगा? लोकल लेवल प्रॉब्लम पे, कि वहां जो भी मौजूद समस्या है जिस भी स्कूल में, हो सकता है कोई यूपी का स्कूल हो, वहां की लोकल लेवल प्रॉब्लम अलग हो, कोई महाराष्ट्र का स्कूल हो, वहां की लोकल लेवल प्रॉब्लम अलग हो। बताइए रश्मि, लोकल लेवल प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन यानी जल्दी से जल्दी फास्ट सॉल्यूशन, इमीडिएट सॉल्यूशन पे फोकस किया जाएगा। ठीक है बात? और तीसरी चीज, रिफ्लेक्ट करना मस्ट है, कि प्रकाश डाला जाए कि जो आपने किया वो किस हद तक सही या गलत था। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है या नहीं? बताइए एक बार। मेरे ख्याल में क्लियर है इतनी बात सभी को। फिर से बताऊं, देखो, लोकल लेवल प्रॉब्लम जो भी वहां स्कूल लेवल पे मौजूद होगी, जिस भी स्कूल में इस समस्या की बात हो रही है उस स्कूल की प्रॉब्लम्स को हम लोकल लेवल प्रॉब्लम कहेंगे। स्कूल लेवल पे जिस भी स्कूल में हम एक्शन रिसर्च को लागू कर रहे हैं, कौन लागू करेगा? टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और सुपरवाइजर्स। लागू करने वाले लोग कौन है इसको? इमीडिएट सॉल्यूशन, तुरंत सॉल्यूशन निकालें हम जल्दी से जल्दी और फिर उस पर रिफ्लेक्ट करें, प्रकाश डालें कि वो किस हद तक कारगर साबित हुआ। ठीक है बात इतनी या गलत है? बताओ एक बार। मिलेंगे नीकू? इतनी बात अगर क्लियर है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। मेरे ख्याल में क्लियर है इतनी बात। अच्छा धन्यवाद भूपेंद्र जी। हाँ चलें आगे। नाम करेक्ट हो जाएंगे रश्मि, जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनके नाम ठीक हो जाएंगे। इसको लेने वाले लोग कौन है? एक्शन रिसर्च को प्रोसेस करने वाले लोग कौन है? किसके द्वारा ली जाती है? तो आप कहेंगे टीचर्स, सुपरवाइजर्स जो भी लोग स्कूल में काम करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, ये 3 अथॉरिटीज, मतलब जो भी लोग स्कूल के इवन कर्मचारी जो भी जितने भी हैं उनको भी यहाँ पे शामिल किया जा सकता है, पियोन तक को इंक्लूड किया जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो। एनसीएफ और आरटी तो हम कर चुके हैं। कहाँ सोते रहते हो भाई? प्रोफेशनल्स, इनको उस लेवल का प्रोफेशनल नहीं कहेंगे, ये रिसर्चर नहीं है, बट ये वो लोग हैं जो स्कूल के क्रियान्वयन में इन्वॉल्व हैं। क्या वो दीपिका? आती है हुमा? ठीक है, इतनी सी बात है। ये बात हमारी होगी क्लियर? आगे बढ़ जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था अब तक की जो 6 बातें हमने की हैं, कि इसको कौन प्रोसेस करता है, इमीडिएट आंसर्स होते हैं लोकल प्रॉब्लम्स के, रिफ्लेक्शन करेंगे फिर इसके ऊपर। अब हम साइकिल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर अब हम बात करें किसकी? स्टेप्स की, कि एक्शन रिसर्च में इसको एक साइक्लिक प्रोसेस कहा है। मर्टलर करके एक व्यक्ति थे, तो इसके स्टेप्स बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग दिए हुए हैं। आपको 4 किताबों में 4 अलग अलग स्टेप्स मिल जाएंगे एक्शन रिसर्च के स्टेप्स के। इसमें इस प्रॉब्लम के सॉल्व करने में, इस रिसर्च को करने में, इस इंक्वायरी को करने में, इस सॉल्यूशन तक पहुंचने में कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पॉलिसीज हो जाएंगी मंडे को शायद। समस्या क्षेत्र का निश्चय तथा समस्या का चयन। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, किस एरिया की प्रॉब्लम को, क्या प्रॉब्लम है, किसी क्लास में बच्चे पढ़ नहीं रहे, कोई और प्रॉब्लम है, ये सारी बातें शगफ यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करी जाएगी। आप समस्या का समाधान तब निकालेंगे, पहले पता लगाएंगे प्रॉब्लम है कहाँ। आपका पेपर क्लियर नहीं हो रहा, पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि समस्या है कहाँ, आखिर किस एरिया में प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा, आखिर कहाँ आप लैग कर रहे हैं, मटेरियल कम है या पढ़ते नहीं है, क्या दिक्कत है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले प्रॉब्लम को, समस्या को परिभाषित करेंगे। ये दोनों स्टेप एक में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जब इसको साइक्लिक प्रोसेस में बनाते हैं, कि आपने आइडेंटिफाई किया प्लस डिफाइन किया ठीक से कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम ये है, मेरी रीजनिंग में कमी है, मेरे मैथ्स में कमी है, वहां पे भी इन टॉपिक्स में कमी है, मतलब आप प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रॉब्लम को। ठीक है बात। फिर थर्ड स्टेप है अनुसंधान प्रस्ताव के उद्देश्यों का निर्माण, यानी फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। जिस चीज के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, कि आपको गणित की समस्या निपटानी है, आपको स्कूल में एक बच्चे की बोलने की समस्या निपटानी है, वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पा रहा, कोई भी चीज हो सकती है। क्रियात्मक परिकल्पना, अब आप एक एक्शन हाइपोथेसिस बनाएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हाइपोथेसिस होती है परिकल्पना, लॉजिक के बेस पे जब आप प्रोबेबल रीजंस जान लेते हैं तब आप कोशिश करते हैं कि मैं किस तरीके से, इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसको ठीक करने के, या हाइपोथेसिस आप बनाते हैं कि इसका रीजन क्या क्या हो सकता है। फिर जब आप हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि ये भी हो सकता है, 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 ये रीजन हो सकते हैं, फिर आप डेटा कलेक्ट करते हैं उसके बारे में। देन आप प्लान को करते हैं इंप्लीमेंट। डेटा कलेक्ट करके आपका प्लान बन गया, फिर आप उस प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे यानी क्रियान्वयन करेंगे। फिर बाद में एनालाइज करते हैं जो भी फाइंडिंग्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स, जो भी वहां से निकल करके आया उसको कंक्लूड करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, उस पर देखेंगे। लास्ट में एक रिपोर्ट तैयार हो जाती है। आपने एक्शन रिसर्च की फाइल भी बनाई होगी अपने टीचिंग ट्रेनिंग में, अगर अभी कभी भी अगर आपने इस चीज पे फोकस किया होगा तो। नहीं हुआ, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एमडी क्या पूछ रहे हो भाई? इसकी एक साइकिल है जो एक तरह से ज्यादा यूज होने वाली साइकिल है, जिसको आप याद रखें, नहीं तो 1000 साइकिल्स आपको मिल जाएंगी अगर आप इंटरनेट पे जाएं, या फिर अगर आप किसी भी बुक को उठाएं तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। ठीक, अगर मैं यहाँ बात करूं, हल्का सा ध्यान दीजिएगा इस पे, देखिए ये मर्टलर ने साइकिल दी थी, यहां लिखते हैं मर्टलर। ठीक, मर्टलर ने 2006
में ये लेटेस्ट है, ठीक। इस साइकिल की अगर हम बात करें तो इसमें पहला स्टेप होता है कि आप समस्या को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई और रीडिफाइन द प्रॉब्लम। मतलब आपने आइडेंटिफाई किया, मतलब पहचान भी की और ठीक से फिर से डिफाइन किया कि एग्जैक्ट समस्या है क्या, ठीक है बात। दूसरा स्टेप है कलेक्ट एप्रोप्रिएट डेटा, जो उपयुक्त डेटा है, क्योंकि बिना डेटा के आप कैसे पता लगाएंगे समस्या है क्या क्या, क्या क्या उसके विस्तारण में कैसे पता लगाएंगे। तो आप पहले एप्रोप्रिएट समस्या को जानने के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं। अब बच्चों से पूछेंगे, उसका बैकग्राउंड देखेंगे, बच्चा कहाँ गड़बड़ कर रहा था, कब ठीक चल रहा था, कोई जो भी समस्या है, तो डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके आसपास के लोगों से पूछेंगे, ठीक। फिर इस डेटा को जो आपने कलेक्ट किया उसको आप करेंगे एनालाइज, यानी विश्लेषण करेंगे इस डेटा का, ठीक है। हो जाएगा सीमा D++ का बैच भी सितंबर में कंप्लीट। रिपोर्ट रिजल्ट्स, आप रिजल्ट्स को रिपोर्ट करेंगे। नहीं, वो स्टेप्स इनसे अलग नहीं है, बस ये समराइज्ड वे में उन्होंने बना दिया। वहां 8 स्टेप थे, यहाँ 6 हैं, मतलब 2 स्टेप को एक जगह पे इंक्लूड कर दिया। जैसे आइडेंटिफाई और रीडिफाइन वहां अलग अलग था, यहाँ पे एक ही जगह पे डाल दिया। रिपोर्ट रिजल्ट्स, यानी आप रिजल्ट्स को रिपोर्ट करेंगे, भाई ये रिजल्ट आए हैं, डेटा एनालाइज करने के बाद ये समस्या का हमें पता लगा, ये हाइपोथेसिस बनी है। अब आप टेक एक्शन बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ डेटा, जो भी डेटा ने रिजल्ट्स दिए, जो भी आपने हाइपोथेसिस लगाई, उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। आप जब सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद जब आपने सॉल्यूशन निकाल दिया, एक्शन ले लिया, उसको अप्लाई कर दिया रियल फील्ड में, तो आप अब मूल्यांकन करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे, इवैल्यूएट एंड रिफ्लेक्ट। अब आप मूल्यांकन करेंगे आपके द्वारा चुना गया तरीका कितना सक्सेसफुल रहा, और पीछे रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रकाश डालेंगे कि समस्या में क्या 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 था और आपने क्या 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 किया। सिंपल बात, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझ में नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। बताओ एक बार, क्लियर है? तो ये 6 मर्टलर के स्टेप्स हैं, जो आपको, जैसे आमिर खान कह सकते हैं तारे जमीन पर पे, एक तारे जमीन पर में उन्होंने क्या किया, एक एक्शन रिसर्च को यूज किया, अंत में पता लग गया कि समस्या थी क्या, कहां कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हुई तो फिर से यही प्रक्रिया पूरी दोबारा से दोहराएंगे, है ना, फिर से दोहराएंगे ये 6 स्टेप्स। स्टेप्स पे डिपेंड करता है, अगर आपसे पेपर में 8 वाले पूछ ले तो आप उस तरह से जवाब देंगे, नहीं तो मेन 6 तो हैं ही, ठीक है जी। सेकंड पीडीएफ नहीं मिली लर्निंग डिसेबिलिटी की, मैं ठीक है एक बार बात करती हूँ टीम से, वो सारा कुछ आपके कोर्स जैसे ही कंक्लूड होगा ना जिस दिन, तो सब कुछ जांच परख के और तब छुट्टी की जाएगी, ठीक। अब कुछ प्रैक्टिस कर ली जाए, यही छोटा सा टॉपिक था आपका। अगर इसको मैं कंक्लूड करूँ कुछ शब्दों में, तो आई कैन से कि एक्शन रिसर्च लोकल लेवल पे होने वाली प्रॉब्लम्स का इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने के लिए की जाने वाली रिसर्च है, जिसको शिक्षक, एडमिनिस्ट्रेटर्स और सुपरवाइजर्स स्कूल में अवेलेबल लोग करते हैं, जहां हम एक फास्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं और जो भी इमीडिएट सॉल्यूशन है उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर लोकल लेवल प्रॉब्लम होती है। पहला क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च मीन्स, यानी क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है। एक्शन रिसर्च मीन्स बताइए एक बार, फटाफट से आंसर कीजिए, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। साइकोमोटर करा देंगे, अभी बताया तो शुरुआत में, लेट ज्वाइन करते हो फिर ऐसे सवाल पूछते हो, क्या अभी करेंगे साइकोमोटर को, किसी भी दिन कर लेंगे बीच में, क्या समझे। देखिए मैं अच्छी हूं हामिदा। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ चले, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये कोई नॉर्मल रिसर्च नहीं है, लॉन्गिट्यूडिनल और एक होता है लैटिट्यूडिनल, आई थिंक नहीं, वो होता है क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडिनल और क्रॉस सेक्शनल वो ट्रेडिशनल रिसर्च है, जो पारंपरिक तरीके हैं रिसर्च के। तो ये पारंपरिक तरीका नहीं है, ये तो नया तरीका है जिसमें प्रैक्टिकली वो लोग सॉल्व करते हैं जो रिसर्चर्स नहीं है बट स्कूल में काम करने वाले लोग हैं नॉर्मली, ठीक। एंड अप्लाइड रिसर्च, कोई अप्लाइड रिसर्च नहीं है ये कि रिसर्च का कोई हिस्सा हो उस तरह का। आर रिसर्च विद सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, कोई सामाजिक और आर्थिक दृष्टि पे इसका कोई फोकस नहीं है। आर रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, इसके 2-3 ही मेन वर्ड्स हैं जो की वर्ड्स हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम, लोकल प्रॉब्लम, इमीडिएट सॉल्यूशन, उस पर रिफ्लेक्ट करना, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सुपरवाइजर्स, ये सारी चीजें, ठीक। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है, एक्शन रिसर्च से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर पता लगाएंगे कौन रिलेटेड नहीं है एक्शन रिसर्च से। पढ़िए एक बार, पहला ऑप्शन कहता है एक्शन रिसर्च हेल्प्स इन थियरी बिल्डिंग, यानी थियरी को बनाने में, जैसे किसी भी रिसर्च से एक थ्योरी निकल के आती है, स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च हुई, एक थ्योरी आई, नई थ्योरी बना दी उन्होंने, पूरा एक चिट्ठा बना दिया, तो ये थियरी बिल्डिंग में हेल्पफुल है। इट एनेबल्स अस टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हाँ ये तो हमें पता है। फोकस ऑन प्रॉब्लम दैट आर ऑफ इमीडिएट कंसर्न, जो आज की जरूरत है, जो इमीडिएटली एनवायरमेंट में परेशान कर रही है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, बात ठीक है। ऑफर्स फॉर्मेशन फीडबैक सच दैट एम्स एंड मेथोडोलॉजी आर ओपन टू वेरिएशन, ऐसा फीडबैक देती है कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है इसमें, ये बात याद रखिएगा, ये रिजिड नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। एक्शन रिसर्च फ्लेक्सिबल होती है, लचीलापन पाया जाता है, जब जरूरत होगी तुरंत चेंज कर देंगे, अगर एक चीज काम नहीं करी दूसरे तरीके से काम करेंगे, ठीक। तो ये फ्लेक्सिबल होती है, नॉर्मल रिसर्च कंपैरेटिवली रिजिड होती है कि एक रिसर्च आई थी वो आ गई बस, ठीक। हाँ मेघना जल्दी आएगा प्रैक्टिस बैच। तो एक्शन रिसर्च हेल्प्स इन थियरी बिल्डिंग, यानी क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। ये बात गलत है और पूछा ही गलत है, इसलिए ये सही है कि ये कोई थियरी बिल्डिंग के काम नहीं आती, ये तो इमीडिएट एक स्कूल में प्रॉब्लम थी बंगाल में, वहां सॉल्व कर दिया, बात खत्म हो गई। कहीं और दूसरी जगह प्रॉब्लम होगी वो अपने तरीके से निकालेंगे, ये सबके लिए थोड़ी तैयार की जाती है कि थियरी बनेगी, एक थियरी बिल्डिंग के लिए नहीं, इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के लिए, और जहां जरूरत होगी परिवर्तन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। एक नॉर्मल रिसर्च से, एक ट्रेडिशनल रिसर्च से, एक नॉर्मल अनुसंधान से ये कैसे अलग है, क्या इसको एक एक्शन रिसर्च बनाता है। मतलब क्या हुआ,
निम्न में से कौन सा शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? जो नॉर्मल शोध है उसको रिसर्चर्स करेंगे, लंबे लंबे टाइम चलती है, कई कई साल लग जाते हैं पीएचडी करने में भी, है ना, और वो एक रिजिड सा सॉल्यूशन आता है, इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है, वो सबके लिए होती है, ये पर्टिकुलर उस एनवायरमेंट के लिए होती है जहां पे की गई है, ये अंतर है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, उपकल्पनाओं का निर्माण इसमें होता है, जो वहां नहीं होता, ऐसा नहीं है। प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एंड फाइनल इवैल्यूएशन, जनरलाइजेशन या रिजिडिटी ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च को एक एक्शन रिसर्च कौन बनाता है, ये पूछा है। तो आंसर क्या होगा, लिखवा देंगे चिरंजीव, सारी क्लासेस का नाम ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, अभी तो वैलिडिटी है आपके कोर्स की। प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एंड फाइनल इवैल्यूएशन, ये तुरंत से इंप्लीमेंट होती है और फाइनली जो भी मूल्यांकन होता है वो हो जाता है और रिफ्लेक्ट करके उसमें चेंज होने की जरूरत होती है तो हो जाता है। ठीक है बात, इतनी सी बात क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक्शन रिसर्च इज डिफरेंट फ्रॉम रिसर्च बिकॉज। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से अलग है, जो नॉर्मल रिसर्च होती है उससे अलग होती है एक्शन रिसर्च, क्योंकि। तो पहला ऑप्शन है, इट इज डन बाय टीचर्स, एजुकेशनल मैनेजर्स, जो भी स्कूल में आसपास होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिनको सुपरवाइजर्स भी कह सकते हैं, रिसर्चर्स हु हैव नो कनेक्शन विद द स्कूल। अब एक व्यक्ति जिसने अमेरिका में बैठ के एक पीएचडी करते हुए एक रिसर्च ले ली, वो जरूरी थोड़ी स्कूल से संबंधित समस्या पे ली, जो भी जनरल समस्या समझ आई उस पे ले ली, है ना। हाँ, आराम से देख सकते हो, वीडियोस भी देख सकते हो कोर्स खत्म होने के बाद जब तक वैलिडिटी है आपकी, और नोट्स भी देख सकते हो। और अब इवन मुझे कुछ और चीजें भी डलवानी है आप लोग के लिए, ये मत सोचिए कि कोई बहुत जल्दी पड़ी हुई है कोर्स खत्म करने की, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आराम से खत्म हुआ है और चीजें और मैनेज हो जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, डिफरेंस भी क्लियर होगा मोनिका। Researchers who have no connection with the school, it is based on standardized devices, it is based on random sampling। रैंडम सैम्पलिंग पे नहीं कि दो बच्चे यहाँ के उठाए दो वहाँ के उठाए, उसी स्कूल की बात है जहाँ पे समस्या उस वही सैंपल लेंगे। तो ये रिसर्चर्स के द्वारा ना होगा कि जो टीचर्स हैं, एजुकेशनल मैनेजर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो इसको लेते हैं, इसलिए ये अलग है। नॉर्मल जो रिसर्च होती है उसमें जरूरी नहीं है स्कूल से कोई मतलब हो, जिन्होंने रिसर्च एक प्रस्तुत की है उनका। अब पैवलव ने मान लो कोई थियरी प्रस्तुत की तो जरूरी थोड़ी तुम्हारे स्कूल में आया होगा वो, है ना। जिस भी स्कूल मान लीजिए मैं हूँ तो मेरे स्कूल में आएगा, जरूरी थोड़ी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अलका, इट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड डिवाइसेस, मानकीकृत नहीं होती है। स्टैंडर्डाइज तो वही रिसर्च होती है ट्रेडिशनल वाली, ये तो लोकल लेवल पे होती है, स्टैंडर्डाइज नहीं कह सकते इसको। स्टैंडर्डाइज वो है जो बड़ी पॉपुलेशन पे यूज हो सके, ये तो लोकल लेवल पे यूज हो सकती है, इसलिए स्टैंडर्डाइज्ड नहीं कह सकते। ठीक है, इसलिए इसको यार बी तो हो नहीं सकता ना। बी कह रहा है कि रिसर्चर्स हु हैव नो कनेक्शन विद द स्कूल, उन रिसर्चर्स के द्वारा रिसर्च की जाती है जिनका स्कूल से कोई कनेक्शन नहीं है। अरे भाई टीचर्स का कनेक्शन होता है, वो लेते हैं, इसको कोई भी थोड़ी ले लेगा। आई अंडरस्टैंड हमिदा। चलिए, इट इज बेस्ड ऑन रैंडम सैम्पलिंग पे नहीं होता, स्पेसिफिकली होता है, मैंने शुरुआत में आपकी बात की थी, नहीं महक। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो आज का आखिरी सवाल है। इन अप्लाइड रिसर्च, यानी क्रियात्मक अनुसंधान में, देखिए इन अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड ना कहकर के इसको एक्शन रिसर्च कहेंगे, अप्लाइड नहीं होगा, ये वर्ड गलत लिखा है यहाँ, ठीक। एक्शन, इन एक्शन रिसर्च फर्स्ट ऑप्शन है द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम्स, यानी जो हाइपोथेसिस, जो परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाएगा कि ये सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, ये भी तरीका हो सकता है, ये भी तरीका हो सकता है, ये भी तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, वो प्रॉब्लम्स के बेसिस पे किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन द रैशनल कॉन्साइंस, यानी उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित होगा, कह सकते हो। एक्शन हाइपोथेसिस आर कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट दे कैन बी स्टैटिस्टिकली वेरीफाइड, स्टैटिस्टिकली वेरीफाइड होना यहाँ जरूरी नहीं है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तक पहुंचना जरूरी है। एक्शन हाइपोथेसिस आर नॉट कंस्ट्रक्टेड, ये कहना गलत है कि हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट ही नहीं होती, यहाँ हाइपोथेसिस प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्टेड होती है, कंस्ट्रक्ट होती है प्रॉपर वे में। ठीक है बात। तो आंसर क्या हुआ, बेस्ट आंसर जो है वो ये है, बेस्ड ऑन द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम्स, जो भी कारण है उसके बेसिस पे यहाँ बनाई जाएंगी, बजाय कि एक रैशनल कॉन्साइंस, कोई तर्कयुक्त विवेक, कोई थ्योरी बेस्ड होंगी, ऐसा नहीं है। तो बेस्ट फिट ए ऑप्शन है यहाँ, ये कह सकते हैं। तो एक्शन रिसर्च की यही छोटी सी कहानी थी, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ाने चढ़ाने को कुछ है नहीं। अब आपको कोई और सवाल नज़र आ रहा हो कि पूछना है तो ज़रूर पूछिए, नहीं नज़र आ रहा हो तो मत पूछिए, है ना। कोई भी डाउट अगर अब तक का है, इवन आज तक के किसी भी सेशन का या ना हुए सेशन का भी, तो भी पूछ लीजिए। साइकोमोटर डोमेन किसी और दिन कर लेंगे अब, या तो मतलब मैं उसको प्रॉपर उसमें पीपीटी में बना करके आपको मिस करूंगी। अच्छा धन्यवाद। बकिंगम भी है, देखो इसमें एक्शन रिसर्च में लोग तो 70 इन्वॉल्व हैं, काम की बात जो हमें पढ़नी है वो हम पढ़ चुके हैं, नहीं तो एक टॉपिक पे 70 लोगों ने रिसर्च की हुई है, इंटेलिजेंस पे 1000 लोग हैं, हम सबको थोड़ी पढ़ेंगे। मेमोरी एंड फॉरगेटिंग मैंने उसमें डाला नहीं है सिलेबस में, उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। प्रैक्टिस करते समय या तो यूट्यूब पे या फिर जो प्रैक्टिस बैच है उसमें मेमोरी की कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, सेंसरी मेमोरी क्या होती है, ये 2 4 6 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगी। अगर वो मेरे को पहले से कराना होता तो मैं सिलेबस में भी उसको पुट कर देती, तो अभी तो नहीं होगा क्योंकि सिलेबस में पुट नहीं किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है उनको हटाया गया है, कमीशन बढ़ा देंगे। अभी देखो आपका कौन से टॉपिक बचते हैं मैं बताती हूँ आपको। एनसीएफ तो हो गया आपका, टॉपिक है आपका एक तो एक ये हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या कमीशंस एंड पॉलिसीज, ठीक है। इसके अलावा आपका टॉपिक है सीसी करेंगे पहले तो, इवैल्यूएशन वाला टॉपिक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और कौन सा टॉपिक आपको बताया हुआ है, बताओ एक बार मेरे को। 2-3 ही टॉपिक बच रहे हैं। ब्लूम का एक छोटा सा हिस्सा है वो लास्ट दिन में कर लेंगे। एक फिलॉसफी की क्लास, स्कूल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हाँ एंडरसन ने भी काम किया है इस पे, रेमेडियल टीचिंग वो सीसी में ही आ जाएगा,
3 लैंग्वेज फॉर्मुला हो चुका है। मैंने आपको जब हम अभी कल परसों वो कर रहे थे ना एनसीएफ, उसी में डिस्कस कर लिया था। क्लासेस इसीलिए पूरी देखनी चाहिए। हम क्या करते हैं, टॉपिक देख के क्लास चूज करते हैं, ये वाली देखनी है कि नहीं देखनी। ठीक नहीं, फादर ऑफ पर्सनैलिटी कोई नहीं है। पर्सनैलिटी को देने वाले व्यक्ति सबसे पहले वो हिपोक्रेट्स थे। ऐसे नाम तो कई लोग दे देते हैं। 1000 क्वेश्चन शीट तो मिल गई होगी अब तक। हाँ, तो ये 3 टॉपिक हैं, 3 दिन की क्लास है। एक मिक्स क्लास में ले लूंगी मिसलेनियस, जिसमें वो फिलोसफी के कुछ आइडियलिज्म वगैरह थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लूंगी, और ये आपका ब्लूम हो जाएगा, या जो भी आपके डाउट होंगे वो हो जाएगा। तो ये 4 क्लास कुल मिलाकर के आपकी बच रही हैं। कुछ प्रैक्टिस सेट्स अगर होंगे, जैसे मैंने कहा वो 1000 क्वेश्चन की जहाँ पे बात हुई थी, या कुछ और टॉपिक्स के जो मेरे को प्रैक्टिस सेट या तो मैंने पीडीएफ में दे दिए हैं आपको, या फिर मैं और कुछ एक्स्ट्रा में दे दूंगी जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, इतना रहेगा। और कुछ हैंड रिटन नोट्स भी रहेंगे, वो भी मैं शेयर कर दूंगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, और फिर साथ में प्रीवियस ईयर वगैरह लगा लेते हैं, अपनी थोड़ी सी मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा जो चीजें अलग मिलती हैं पेपर में उनको सर्च करके पढ़ लेते हैं, आपका पेपर नहीं रुकेगा। मैं और आप साथ में बैठे होंगे इसी स्टूडियो में, इंटरव्यू करेंगे मजे से, आपको कुछ गिफ्ट्स दिए जाएंगे बहुत ही प्यारे से, और मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो मेहनत कीजिए उस दिन के लिए, जब रिजल्ट आए तो आप खुद को प्राउड फील कर पाए, है ना। ये मत सोचिए क्या आएगा कहां से आएगा, हमने जितना किया है भरोसा कीजिए बहुत अच्छे से किए चीजें। रिकॉर्डेड रहेंगी क्लासेस। जिनके बैचेस में पीछे की 2 यूनिट नहीं हुई है, डेवलपमेंट वाली और लर्निंग से तो शुरू हो गया था, उससे बाद वाली वो रोटेट होकर शुरू हो जाएंगे, उसको लेकर टेंशन नहीं लेनी। हाँ जयंत, अपना पेपर 1 भी स्ट्रांग रखो। जनरल पेपर में आप उन लोगों से पढ़ रहे हो जो सालों साल से ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी बहुत गजब पढ़ा रहे हैं। पेडागोजी में भी आप बहुत ही जगह धक्के खाने के बाद, बहुत सारी चीजें देखने के बाद, 5 साल से मैं भी मतलब इसी चीज में, उससे पहले मैं सीख रही थी, तो तब आपके सामने चीजें रिफाइंड वे में निकल करके आ रही हैं। तो मेन मुद्दा सिलेक्शन आप लेंगे, आपकी मेहनत लेगी, जितना गाइडेंस की जरूरत है उससे ज्यादा बेहतर गाइडेंस आपको यहाँ मिली है। तो अब ये मत सोचिए इधर उधर धक्के मत खाते फिरिए कि कहीं 1000 रुपये यहाँ लगा दिए, 2000 कहीं और लगा दिए, उसका कोई पॉइंट नहीं। अगर आपने अपने ऊपर मेहनत नहीं की तो सब टीचर वही थ्योरी पढ़ा रहे हैं, कोई अपनी थ्योरी बना करके नहीं पढ़ा रहा। तो कोशिश कीजिए कि आप समझ पाए चीजों को, है ना। इसके अलावा अगर फिर भी लगता है तो प्रैक्टिस बैच लीजिएगा और जम के प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मेरी मतलब कोशिश है, वो बैच इसलिए नहीं है कि मतलब मेरे पास तो इवन टाइम की ऑलरेडी ही थोड़ी शॉर्टेज है, वो प्रैक्टिस बैच इसलिए है कि कल वहां से क्वेश्चन फंसे और मैं आपको दिखा पाऊं। और वो जो हिंदी इंग्लिश वाली जो प्रॉब्लम है वो भी कई लोगों की सॉल्व हो जाएगी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे, तो हम उस पर ठीक से डिस्कस कर पाए। यूट्यूब से डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, अलग अलग सेट बनेंगे। देखो कुछ क्वेश्चंस तो उसमें ऐसे होंगे जो हर बार हर जगह से पूछे जाते हैं, तो वो रिपीटेड होते हैं, बट वो प्रॉपर सेट्स बनेंगे। प्रैक्टिस बैच का प्राइस वही होगा 800 1000 कुछ, मतलब 1000 से ऊपर तो नहीं होगा। एक बार टीम से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ गार्गी, अच्छा लगता है आपको जब आपके थ्रू कुछ अच्छा होता है ना, कल को आप बेहतर करेंगे तो बहुत खुशी होगी। और मुझे भी अच्छा लगता है जब आप, मुझे आना ही नहीं था, मतलब इस फील्ड का मैंने कुछ सोचा नहीं था, मैंने टीचिंग का सोचा था, बट एग्जैक्ट ये नहीं सोचा था। जब चीजें होती हैं अच्छा लगता है। देखिए बैच में एग्जैक्टली क्या होगा ये मैं तभी बताऊंगी। हो सकता है आपको पूरा वीओडी मिल जाए साइकोलॉजी वाला, जितने भी रिकॉर्डेड सेशंस हैं, प्लस कुछ 30 क्वेश्चन के 100 सेट, 100 सेट्स यानी 3000 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। हर दिन एक सेट उठाएंगे, उसको पूरा चीर फाड़ कर देंगे, समझेंगे उसको हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, और वो सेट्स आपको मिलेंगे भी, और हम यहाँ भी डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। 30 क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस करेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन अपने हाथों से लिखेंगे, मैं डिस्कस करूंगी डेली, और वो क्वेश्चन होंगे जो सच में आपका दिमाग खोलेंगे। उनको क्या हम फंडे लगा सकते हैं, कैसे हम शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं क्वेश्चन को पढ़ के, ये सारी चीजें होंगी। नोट्स वगैरह सारे होंगे। मतलब ये पेडागोजी वाला कंप्लीट बैच प्लस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। अभी इस पर बात चल रही हो सकता है सिर्फ प्रैक्टिस भी हो, बट कोशिश ऐसी रहेगी कि दोनों मिल जाए साथ में आपको। ठीक है जी। ठीक है निकू। हाँ कोई बात नहीं, तो पहले जॉब हासिल कर लीजिए, बाकी चीजें भी होती रहेंगी। मतलब करना कोई मना थोड़ी कर रहा है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी ले आएंगे। देखो वो लोगों में ना वो डर पैदा करने के लिए कुछ चीजें तो उड़ा दी गई हैं, बस जो चीज अभी तक हुई नहीं है। हाँ बिल्कुल अनुराधा, ये बात आप कह सकते हो कि मेरे थ्रू कुछ अच्छा हो रहा है और आप लोग उस चीज़ रिवर्ट कर रहे हैं। मतलब अच्छा लगता है, कल पूरा स्टूडियो का काम हुआ है। इवन मतलब आप जो वो लेबर जो काम करते हैं, जो लोग अलग अलग लोगों तक रोजगार मिलता है लोगों को, मतलब आपके काम से, वो एक अच्छी बात है। मतलब वो प्राउड फीलिंग आपको आती है कि आप किसी को 2 टाइम खाना खिला पाओ अच्छे से, और कुछ बिल्ड हो पाए और वो चीज़ आप तक पहुँच पाए। मतलब दुनिया ऐसी तो चल रही है। देखिए हम बात कर रहे थे इसकी, तो ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा एक तरह से, ये कह सकते हैं। और क्योंकि ये जो सेट होंगे टॉपिक वाइज मैंने बिल्कुल क्रॉस कर दिया। पहले मैं सोच रही थी टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज में बंध जाते हैं टॉपिक। पेपर ओपन एंडेड आता है, कई बार ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जो सिलेबस में कहीं मेंशन भी नहीं होते। तो हर तरह के क्वेश्चन को मिक्स करेंगे। इसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड होंगे, इसमें नए क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होंगे, इसमें जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो भी इंक्लूडेड होंगे। क्वेश्चन शीट मिलेगी। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हमारे 3-4 सेशन बचते हैं, फिर हम आपसे विदा लेंगे। साल भर से कोर्स चल रहा है, साल भर से नहीं, बट हाँ पेडागोजी स्पेशल बैच तो शुरू हो गया था फरवरी में, आई थिंक फरवरी में या मार्च में, पता नहीं। मतलब 5-6 महीने हो गए हैं, बहुत डिटेल डिस्कशन कर लिया हमने। धन्यवाद। और अपना उत्साह बना के रखिए। फी वही रहेगा, लेस देन 1000 ही रहेगा। नेम ठीक से डल जाएगा। ये जितने भी आपका पूरा कोर्स है ना, इसमें मेरी बात हो रही है, टीम मेंबर लगे हुए हैं, वो जितने भी सेशन से मान लो 100-150 जितने भी सेशन है आपके, उन सबका नेम जो टाइटल है वो ठीक हो जाएगा टॉपिक का। वो देख देख के जो भी उसमें है लिख देंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी बाद में रिवीजन करते समय। फरवरी 10 को चालू हुआ था एग्जैक्टली आंसर, 8 महीने। और अगर बीच में पेपर आ जाता तो हम थोड़ा जल्दी भी खींचते थे, और फिर बीच में चीज़ें खराब हुई, बीच में कोरोना भी हुआ मेरे को भी, और फिर फैमिली में भी एक डेथ हो गई। मतलब चीज़ें गड़बड़ ऊपर नीचे होती रहती हैं। अब क्या करें, कोरोना वाला जो टाइम है इसमें चीज़ें गड़बड़ होती हैं, कई बार हेल्थ इशूज़ भी हुए, बट थिंग्स वेंट वेल, ये कह सकते हैं। मतलब अंत भला तो सब भला। तो अभी अपने पास ये कुछ 4 क्लासेस हैं आपकी अंतिम। सारे बैचेस जो भी, अगर D+B और ये भी बचता है तो सितंबर में तो सब खत्म ही है। अगर जो 2 बैच बचेंगे वो भी खत्म हो जाएंगे सितंबर। 7 जुलाई से ज्वाइन किया था। हाँ पुराने सारे सेशंस देख लीजिएगा। ये बैच किस लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला
वो जो ढंग की प्रैक्टिस है ना, जिसको देख करके डर लगता है आपको, एक तो वो हो जाएगी, बिल्कुल आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि टेस्ट सीरीज देते हैं जब आप कहीं, तो बस आपका इतना हो जाता है कि कितने नंबर आ गए, यहाँ आप तैयार हो रहे हैं उस चीज के लिए। ठीक, तो एक तो आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल डर निकल जाएगा आपके अंदर, क्वेश्चंस को पढ़ने से लेकर उनको कैसे डील करना है इस बात तक का, मतलब ये अपने आप में कंप्लीट सॉल्यूशन होगा एक। अरे संध्या बिल्कुल अच्छा हल्का। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। प्रैक्टिस वोकैबुलरी की जितने प्रीवियस ईयर है उन सबकी वोकैब कर लो, वही चीज रिपीट होकर बहुत ज्यादा आती है। संडे तक कंप्लीट, हाँ नेक्स्ट संडे तक हो जाएगा, उससे पहले बल्कि फ्राइडे से पहले थर्सडे को खत्म हो जाएगा बैच। अब तो मंडे मिलेंगे, कल छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है। ड्यूरेशन होगी बैच की 3 महीने, क्योंकि 30 क्वेश्चन का सेट अगर हम एक दिन में लगाएंगे तो हमें टाइम तो लगेगा ही, है ना, 100 सेट को लगाने में। चलिए आज के लिए इतना ही। आई एम गेटिंग एंग्री, यू आर नॉट रीडिंग माय कमेंट। मुझे असेसमेंट फॉर एंड ऑफ इन पढ़ना है। प्राप्ति सीसी जो टॉपिक है वो मंडे को होगा, और उसमें असेसमेंट एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, इन लर्निंग, एट लर्निंग, ये सब होगा। मैं भी बिल्कुल मिस करूंगा आप लोगों को। बाकी यूट्यूब पर प्रैक्टिस चलती रहेगी, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कुछ भी इस तरह का है तो। चलिए ध्यान रखिए अपना, कल मिलते हैं आप, नहीं मतलब मंडे मिलेंगे अब। पेडागोजी 2 में सिर्फ 2 यूनिट बचे हैं, डेवलपमेंट वाली एक, और उसके नेक्स्ट जो भी यूनिट है मेरे को एग्जैक्ट, हाँ एक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी और डेवलपमेंट, 2 यूनिट ये बचे हैं, वो शुरू हो जाएंगे। बीच में पेपर आ गया तो यार देखो, अब ऐसे तो रीट भी है, उससे पहले हो सकता है वो बैच कंप्लीट ना हो, बट आपने अगर 300 सवाल भी कर लिए तो आगे के लिए आप अच्छे हो गए, है ना। उससे पहले पेपर नहीं आना चाहिए, अगर आया तो कोशिश करेंगे उसको निपटा दें, है ना। अफोर्ड तो कर सकते हैं बट टाइम इशूज हैं श्रेया, वो मतलब वो फ्रूटफुल साबित होगा आपके लिए। टाइम अगर नहीं है तो भी निकालिए, क्योंकि वो 30 क्वेश्चन का डिस्कशन जरूरी है। थोड़ा स्पीड पे देख लीजिए बेशक, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, और जैसे कोई भी एक टीचर जिसने कुछ 2-4-5 साल एक्सपीरियंस किया है उस चीज को, इतने सारे पेपर देखे अलग अलग स्टेट्स के, इतने सारे क्वेश्चन उसके सामने से निकले होते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस आपको मदद करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमारे टाइम पे अवेलेबल नहीं थी इस तरह की सुविधा। सुबह का रखें टाइमिंग, चलो वो तो देखेंगे, सुबह तो मुश्किल है यार, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। चलो टेक केयर, बाय। एग्जैक्टली जितेंद्र।